चलो ठीक है। ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होगा, ग्लिसरॉल में हर एक कार्बन पे क्या है, OH। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम सुना होगा तुमने, इसमें एक OH है तो एक दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी होगी, पर इसमें एक मॉलिक्यूल में कितने OH है, एक ही मॉलिक्यूल में 3 OH है, तो किसमें ज्यादा, एक मॉलिक्यूल में 3 OH है, दूसरे में भी 3 OH होंगे, तो किसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी है, ग्लिसरॉल में, है ना, ये ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डेड होएगा, और ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डेड होएगा कहने का मतलब क्या है, इसमें ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होएगा, तो क्या इसे वेपर फेज में उड़ने देंगे हवा में, बोलो नहीं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर की वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो यहाँ वेपर फेज में कम मॉलिक्यूल पहुंचेंगे ग्लिसरॉल के, देखो कितना गाढ़ा होता है ना ग्लिसरॉल, इसकी कंसिस्टेंसी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कैसी होती है, ज्यादा थिक होता है, कैसे होती है उसकी विस्कोसिटी तुमने देखी होगी, ग्लिसरीन वगैरह अगर लगाते हो, पहले लगाते थे, है ना, तो वो विस्कस भी इसी वजह से होता है, ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो अब ये ऊपर मॉलिक्यूल कम जाएंगे, मॉलिक्यूल कम जाएंगे तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, पानी से कम होगा, समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। अगला बताओ, इसमें एनसीईआरटी में बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, इसके पीछे एक्सरसाइज, CaCl3 क्लोरोफॉर्म और CCl4, इसको कैसे चेक करोगे, एक एक डब्बे में मेरे पास CCl4 रखा हुआ है, एक में क्लोरोफॉर्म, कौन सा ज्यादा वोलेटाइल है, CaCl3 क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्योंकि तुमने फिल्मों में देखा है इसलिए, है ना, CCl4 की तुमने देखी नहीं, क्लोरोफॉर्म बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, मान रहा हूँ, पर कंपैरिजन करा जाएगा उसका तो क्या होगा, उससे भी ज्यादा वोलेटाइल CCl4 होगा, क्यों होगा CCl4? तो सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेक करने के लिए डायपोल मोमेंट का इस्तेमाल होता है, कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है, कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, ये चेक किया जाता है सबसे पहले, उससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखा जाता है। डायपोल मूवमेंट है ऐसे मॉलिक्यूल जिनका डायपोल मूवमेंट नॉन जीरो है, उसे क्या बोला जाता है, पोलर, और जिसका जीरो हो जाता है उसे क्या बोला जाता है, नॉन पोलर, है ना, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, कोई भी चार्ज नहीं है, पोलर मतलब चार्ज आ जाता है, ठीक है। CCl4 यहाँ देखो, CCl4, तो कार्बन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन की है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पर इधर भी सेम सिमेट्रिकली क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये बॉन्ड मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है ना, इससे ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो CCl4 का डायपोल मूवमेंट कितना है, 0, तो CCl4 का अगर एक मॉलिक्यूल बनाया या दूसरा मॉलिक्यूल बनाया तो ये भी 0 चार्ज है, नेट चार्ज इसका 0 चार्ज, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट इतने अच्छे से नहीं करेंगे क्योंकि चार्ज ही नहीं है, चार्ज होता दोनों अपोजिट चार्ज होते अगर तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर पाते। अब पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं जैसे CH-Cl3, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड भले कम पोलर है पर थोड़ा बहुत तो पोलर है ना, तो उसकी वजह से पोलैरिटी आएगी, और पोलैरिटी आएगी तो फिर क्या होएगा बच्चों, मतलब कैंसिल नहीं होगा, एक तरफ आपने हाइड्रोजन कर दिया, मान लो इस तरफ Cl था तो ये वाला Cl है, और कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो अब ये वाला पेयर कैंसिल नहीं हो रहा होगा, ऊपर नीचे वाला तो मान लो चलो मैंने कैंसिल हो गया, तो इसकी वजह से रेसिडुअल डायपोल मूवमेंट बच रहा होगा, मतलब ये वाला सेंटर नेगेटिवली चार्ज हो गया होगा, ये वाला सेंटर पॉजिटिव हो गया होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर क्रिएट हो रहे होंगे मॉलिक्यूल में, ये एक मॉलिक्यूल अगर मैंने पिक्चर बनाई तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो रहे होंगे, है ना, इसे बोला जाता है डायपोल डायपोल फोर्सेस, डायपोल डायपोल फोर्सेस बोला जाता है, इधर भी डायपोल है इधर भी डायपोल है, डायपोल डायपोल फोर्सेस की वजह से सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होगा, अब तो तुम बाकी बता ही सकते हो, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है तो हवा में नहीं उड़ने देंगे, इसे हवा में नहीं उड़ने देंगे तो कम मॉलिक्यूल पहुंचेंगे वेपर फेज में सेम टेम्परेचर पे, तो क्या होएगा फिर उनका वेपर प्रेशर कम होएगा, किसका वेपर प्रेशर कम होएगा, CaCl3 का, हालांकि तुम देखते हो तो इंडिविजुअल में वोलेटिलिटी क्लोरोफॉर्म की भी कम नहीं है, बट इससे कंपेयर करोगे तो CCl4 की वोलेटिलिटी, आपने क्या कहते हैं, हाँ वोलेटिलिटी CCl4 की उससे भी और ज्यादा होगी, समझ में आ रही है बात? यस सर। जो नॉन पोलर है, ठीक है, और तुम बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट में भी तो यही देखते हो, बॉइलिंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट में दो चीजें देखते हो, डिस्पर्जन फोर्स है, ये जो फोर्सेस है ना डिस्पर्जन फोर्सेस वंडरवॉल फोर्सेस, तो उसमें उसका कॉन्सेप्ट तुम देखते भी हो, कैसे डिस्पर्जन फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, पहले तो जैसे मैंने बोला F2 है Cl2 है
Br2 है, I2 है, बताओ। तो F2 का मोलर मास तो कितना है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है बट मास नंबर और एटॉमिक मास 19 होता है, तो नियरली 38। क्लोरीन का कितना है? 71 मोलर मास। ब्रोमीन का और ज्यादा होएगा, 160 170 कितना होगा ना। आयोडीन का 127 होता है, तो 2 आयोडीन एटम है तो 254। तो इधर जाते जा रहे हो तो क्या हो रहा है बच्चों? मोलर मास बढ़ता जा रहा है, तो मॉलिक्यूल हैवी होते जा रहे हैं। मॉलिक्यूल हैवी होते जा रहे हैं तो डिस्पर्जन फोर्सेस की स्ट्रेंथ भी क्या होती जा रही है? स्ट्रांग होता जा रहा है डिस्पर्जन फोर्स। मोलर मास बढ़ता जा रहा है इधर, तो डिस्पर्जन फोर्सेस स्ट्रांग होते जा रहे हैं। स्ट्रांग होते जा रहे हैं तो फिर क्या है, इसको उड़ने नहीं देंगे, दूर दूर नहीं जाने देंगे। स्ट्रांग फोर्सेस दूर दूर नहीं जाने देंगे, इस वजह से तुम देखते हो यहाँ पे सबसे स्ट्रांग फोर्स है। तो आयोडीन कौन सी स्टेट में? सॉलिड स्टेट में होता है, आयोडीन इज इन सॉलिड स्टेट। और फ्लोरीन को तुम देखते हो, फ्लोरीन और क्लोरीन क्या होते हैं? गैसियस स्टेट में। ब्रोमीन कौन से स्टेट में होता है? लिक्विड होता है, ब्राउनिश लिक्विड होता है, ठीक है ना। तो फिर तुम देखते जा रहे हो, मोलर मासेस बढ़ता जा रहा है तो डिस्पर्जन पर मोलर मासेस कांस्टेंट हो जाते हैं। तो फिर तुम देखते हो कि एक मान लो कोई हाइड्रोकार्बन है जिसका सेम मॉलिक्यूलर मास है, पेट्रोल की बात कर लो, अलग अलग उसके आइसोफॉर्म है। या मैं छोटे मॉलिक्यूल को लेके समझा देता हूँ। जैसे तुम पढ़ते हो पेंटेन एंड पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। यहाँ तो मोलर मास का फैक्टर ही गायब हो गया, सबका फॉर्मूला सेम है ना, चेन आइसोमर्स हैं सब, C5H2L है सब। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में जमे हुए 3 4 5। आइसो में क्या होता है? ये आइसो फॉर्म हो गया। ये कौन सा फॉर्म हो गया? न्यू वाला फॉर्म हो गया। तो ब्रांचिंग होती जा रही है। यहाँ पे एक ब्रांच थी, यहाँ पर आप वो देख रहे हो, ये मेन चेन है, 2 ब्रांचिंग हो गई। यहाँ पे एक मेन चेन है, एक ब्रांच है, यहाँ पे कोई ब्रांचिंग ही नहीं है। तो ब्रांचिंग होती जाती है तो क्या होता जाता है? सरफेस एरिया बढ़ता है या कम होता है? सरफेस एरिया कम होता जाता है, सरफेस एरिया कम होता जाता है। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाती है तो बॉल शेप का होता जाता है मॉलिक्यूल, कैसा होता जाता है? बॉल, स्फीयर जैसा होता जाता है, उसका सरफेस एरिया कम होता जाता है, ठीक है ना। सरफेस एरिया रिड्यूस होता जाता है। तो सरफेस एरिया रिड्यूस होने से डिस्पर्शन फोर्स का क्या होता है? एक बड़ा मॉलिक्यूल है, मान लो सरफेस एरिया ज्यादा है, एक मॉलिक्यूल ये रहा, दूसरा मॉलिक्यूल ये रहा, उस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज सेंटर ये रहा। मान लो हीलियम का एटम है, हीलियम नोबल गैस है, हीलियम के बाद क्या आता है? नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, है ना। मतलब क्रिप्टन का एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा क्रिप्टन का मॉलिक्यूल है, ये भी क्रिप्टन है, ये भी क्रिप्टन है। तो ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है और उसके इलेक्ट्रॉन जो है 36 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, ये पूरा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बना लिया हमने, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। और बहुत बड़ा एटम है, नीचे जाने पे एटम का साइज बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बड़ा है और एटम बड़ा होने की वजह से, रेडियस बड़ा होने की वजह से उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है। तो सरफेस एरिया ज्यादा होने से क्या होता है बच्चों? सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है उसका न्यूक्लियस पे कोई होल्ड नहीं है, बहुत दूर है ना, क्योंकि ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन इसका न्यूक्लियस पे कोई होल्ड नहीं है, इतना अच्छा होल्ड नहीं है, होल्ड तो है इसलिए तो बंधा हुआ है, इतना अच्छा होल्ड नहीं है। तो क्या होएगा बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ये जो इलेक्ट्रॉन पास पास आ गए बड़े बड़े मॉलिक्यूल के, उसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन वगैरह होंगे और चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। मान लो कि इलेक्ट्रॉन वाला पोर्शन है, जो इधर वाला पोर्शन है, इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर दिया, तो ये यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन इधर चले आ गए, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे शिफ्ट हो गया। और इस तरफ क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पास में थे तो सारे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस तरफ हो गई, तो यहाँ मॉलिक्यूल में वैसा सेंटर बन गया, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिवली चार्ज आ गया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज आ गया। ऐसे ही यहाँ पे भी हो गए, इधर के इलेक्ट्रॉन भी उधर शिफ्ट हो गए सारे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पास में था ना, रिपल्शन था, तो इधर नेगेटिवली चार्ज हो गया और इधर कौन सा चार्ज हो गया बच्चों? पॉजिटिवली चार्ज हो गया। समझ में आ रही है ये बात क्या? ये तो ट्रांजिएंट डायपोल है, बनते रहेंगे बिगड़ते रहेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, फिर ये थोड़ा सा घूम जाएगा ताकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इस तरफ आ जाए, अपना ओरिएंटेशन भी चेंज होता रहता है मॉलिक्यूल का। तो इस तरह से क्या हो जाते हैं? चार्ज के सेंटर क्रिएट हो जाते हैं। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा क्या होगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, उतना ज्यादा, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा, तो दूर जाने की वजह से क्या होंगे? चार्ज के रीडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सरफेस एरिया बड़े होने की वजह से चार्ज के रीडिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होंगे, और रीडिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, सरफेस एरिया बड़ा होगा, तो डाइपोल्स बनेंगे, डाइपोल बनेंगे तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे, और सरफेस एरिया ज्यादा होंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे, तो बोलो क्या होगा? फिर वो आसानी से वेपर फेज में या अपने क्या कहते हैं गैसेस स्टेट में नहीं जाएगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा रहेगा, है ना, आसानी से नहीं जाएगा क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है, इस वजह से उसके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे।
पर जैसे जैसे सरफेस एरिया कम होएगा, सरफेस एरिया कम होएगा तो ये वाली चीज कम होने लग जाएगी। कौन सी? ये जो अपने क्या कहते हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। फिर क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया कम मतलब रेडियस कम, छोटा होता जा रहा है मॉलिक्यूल ओवरऑल, उसको बॉल की तरह मानो अगर आप, ठीक है ना। और ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो भी, तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की डिस्टेंस कम है, तो इस इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे इस न्यूक्लियस का होल्ड अच्छा है, तो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे इस न्यूक्लियस का भी होल्ड अच्छा है, तो ये इसको इधर उधर शिफ्ट नहीं होने देगा। तो मॉलिक्यूल में इतने सेंटर्स नहीं बनेंगे पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बनेंगे तो ये भी अनचार्ज रहेगा, ये भी अनचार्ज रहेगा, तो इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा? कम होएगा, इतना नहीं होगा, ये नॉन पोलर जैसे बिहेव करेंगे। तो अगर अट्रैक्टिव फोर्स कम होएगा सरफेस एरिया कम होने की वजह से, तो ये मॉलिक्यूल आसानी से फिर क्या हो जाएंगे बच्चों? वेपर फेज में चले जाएंगे। समझ में आ गई बात क्या? हाँ। Yes, sir. तो इस वजह से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा बच्चों इन तीनों में से? बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करोगे तो इसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है, बॉल शेप में होता जा रहा है मॉलिक्यूल, छोटा ब्रांचिंग होती जा रही है बॉल शेप में, सरफेस एरिया कम होता जा रहा है, सरफेस एरिया कम होता जा रहा है तो रेडियस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कम हो रहे हैं, रेडियस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कम हो रहा है तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर ही रह जा रहा है, नॉन पोलर ही रह जा रहा है, तो वो वेपर फेज में आसानी से चला जा रहा है, आसानी से चला जा रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना, कम टेम्परेचर पे ही बॉइल हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर? डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका? एन पेंटेन का, और फिर उसके बाद आइसोपेंटेन, और सबसे कम किसका हो जाएगा? नियोपेंटेन। सबको क्लियर है ये बात? Yes, sir. ये मैंने यहाँ से लिंक करके आपको ये भी क्लियर कर दिया। चलो बच्चों ध्यान से देखना, तो फिर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, आंखें खुली रखो। तो वेपर प्रेशर दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, वो आपने देख लिया, फर्स्ट इज टेम्परेचर, सेकंड इज नेचर ऑफ लिक्विड, और अमाउंट और शेप ये भी मैंने बता दिया, नेचर ऑफ लिक्विड। अपन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, राउल्स लॉ के सामने, ठीक है। तो अगली हेडिंग है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, क्योंकि मैंने बताया था आपको कौन सा सॉल्यूशन पढ़ना है, खाली लिक्विड सॉल्यूशन ही पढ़ना है, लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड हो उसे लिक्विड सॉल्यूशन बोलते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन, और राउल्स लॉ की यहाँ से शुरुआत होती है, ठीक है। तो लिक्विड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट हमेशा कौन सी स्टेट में होगा बच्चों? लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन की डेफिनेशन ही यही है। और सॉल्यूट क्या होगा? सॉल्यूट कैन बी ऑफ एनी स्टेट, पर यहाँ पे अपने को कौन सा पढ़ना होता है? सॉल्यूट। दो तरह से ऐसे क्लासिफाई करते हैं, सॉल्यूट अगर सॉलिड है, सॉल्यूट अगर लिक्विड है, तो सॉलिड इन लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड इन लिक्विड। अगर सॉलिड स्टेट में कोई सब्सटेंस होता है तो जनरली हम उन्हें नॉन वोलेटाइल ही मान के चलते हैं, तो उसके वेपर नहीं बनेंगे, तो वो नॉन वोलेटाइल है, वेपर नहीं बनेंगे, उसको भाप नहीं बनेगी, ठीक है। अगर सॉल्यूट लिक्विड है तो उसके तो वेपर फिर बनना है, दैट इज योर कैसा हो जाएगा फिर? ये वोलेटाइल सॉल्यूट हो जाएगा। तो दो तरह के फिर राउल्स लॉ हो जाते हैं, है ना। तो फिर इस तरह से भी बोलते हैं सॉलिड, राउल्स लॉ फॉर सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, राउल्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। इस टाइप से भी नोमेनक्लेचर करा जाता है। तो होल कॉन्सेप्ट वाज क्या था, उनका कॉन्सेप्ट क्या था, क्या करना चाह रहे थे वो, तो ध्यान से देखो, उसको समझो, पहले कॉन्सेप्ट समझो, फिर एक्सप्रेशन तो ऑटोमेटिक तुम खुद बना दो, ठीक है। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। इस कंटेनर में मैंने पानी भर रखा है, प्योर पानी है और कुछ भी नहीं है, प्योर वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर, कुछ भी नहीं डाला हुआ है इसमें, प्योर वाटर है। टेम्परेचर कितना ले लिया बच्चों? 25 डिग्री सेल्सियस तो रूम टेम्परेचर मैंने ले रखा है। इसको ऊपर से कवर भी कर दिया, और उसके ऊपर यहाँ पे मैंने प्रेशर गेज भी लगा दिया। राउल्स क्या कर रहा था देखो। अच्छा, क्योंकि ये तुम्हारा प्योर वाटर है तो सरफेस पे सारे मॉलिक्यूल किसके होंगे बच्चों? H2O के ही होंगे, या कोई सॉल्ट वॉल्ट भी डाल रखा है? कुछ नहीं है, क्योंकि प्योर डिस्टिल्ड वाटर है तो सारे मॉलिक्यूल सरफेस पे किसके होंगे? बोलो। वाटर के, H2O के ही होंगे, पूरे सरफेस पे सारे मॉलिक्यूल H2O के होंगे। और फिर थोड़ी देर आप देखोगे तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन कंडेंसेशन के बराबर होने के बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कांस्टेंट हो जाएंगे, और यहाँ पे प्रेशर की एक रीडिंग आएगी। सपोज कर लो, आपको मालूम भी है यहाँ पे वाटर के लिए कितनी होती है, 23.8 mmHg। पानी प्योर होना चाहिए, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, इसकी रीडिंग आ जाएगी 23.8 mmHg। यहाँ पे वेपर्स बन चुके होंगे पानी, कुछ मॉलिक्यूल वेपर फेज में, ये हमने पढ़ा। अच्छा, अगर मैं इतने हिस्से का मोल फ्रैक्शन निकालूं, इतने सरफेस का मोल फ्रैक्शन निकालूं सॉल्वेंट का, क्या आएगा?
वन वन है ना। मैंने बोला एक कंटेनर में 10 बॉल है और 10 के 10 रेड बॉल है ना, 4 बॉल है चलो टोटल, और चारों ही रेड बॉल है। मोल फ्रैक्शन निकाल, मतलब फ्रैक्शन निकाल के बताओ, तुम बोलोगे रेड बॉल 4 है, टोटल बॉल भी 4 है, 4/4 1 ही आ रहा है। तो मोल फ्रैक्शन कितना है, मतलब फ्रैक्शन कितना है रेड बॉल का, तो तुम आंसर कर दोगे 1 ही आ रहा है। ऐसे ही सरफेस पे पूरे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है, वाटर के मॉलिक्यूल है, और कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं। मान लो 1000 मॉलिक्यूल है या 1 लाख मॉलिक्यूल, पर और टोटल मॉलिक्यूल भी सरफेस पे 1 लाख की, कोई सॉल्ट और शुगर का पार्टिकल आके थोड़ी बैठ गया। तो 1 लाख मॉलिक्यूल है पानी के, और टोटल अपने सरफेस पे भी मॉलिक्यूल 1 लाख की। तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, आंसर बोलो 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1। ठीक है, तो ऊपर अच्छा नीचे निकालोगे तो मोल फ्रैक्शन कैसा आएगा, पानी का मोल फ्रैक्शन ऊपर जो मोल फ्रैक्शन है वो अलग ही आएगा या नीचे अलग आएगा या सब दूर सेम आएगा, सब दूर सेम आएगा। इट्स अ होमोजेनस मिक्सचर, यही तो बताया था। ऊपर से कंपोजिशन देखो या नीचे से भी देखो, नीचे भी तो सारे पार्टिकल पानी के ही, तो पूरे एरिया का एक साथ निकालो, पूरे वॉल्यूम का एक साथ निकालो, या इतने सरफेस का निकालो, सबका मोल फ्रैक्शन क्या आने वाला है 1 है, तो 1 ही आएगा ना, कोई दूसरे पार्टिकल नहीं। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स भी पानी के ही हैं और टोटल मोल्स भी पानी के अलावा कोई है ही नहीं, तो ये रेशियो क्या आने वाला है 1। चाहे ऊपर से निकालो चाहे नीचे निकालो, सब दूर 1 आएगा, सिंस इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर, सभी दूर पार्टिकल्स इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब राउल्स क्या करना चाहते थे, फिर उन्होंने क्या देखा एक्सपेरिमेंट में, थोड़ा सा उन्होंने इसमें सेम कंटेनर है, बस टाइम में हेड जाके बनाओ, इसमें कुछ मिक्स कर दिया। उन्होंने बोला है इस बार मैं इसमें थोड़ा नमक डाल देता हूँ, नमकीन पानी बन जाएगा, नमकीन पानी बन जाएगा। पानी के मॉलिक्यूल तो थे ही, पर उन्होंने जो सॉल्यूट डाला वो कौन सी स्टेट में, नमक पाउडर फॉर्म मतलब सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में मतलब अपन सॉल्यूट को नॉन वोलेटाइल मानते हैं, उसको वेपर खुद को वेपर नहीं बनाएगा, खुद वेपर फेज में नहीं जाएगा, पर जाके बैठ जाएगा सरफेस पे। तो मतलब पानी के मॉलिक्यूल तो थे ही, और व्हाइट पार्टिकल्स में सॉल्ट के बने ना। पानी के मॉलिक्यूल तो बहुत ज्यादा हैं पानी के मॉलिक्यूल से, पर अब कुछ मॉलिक्यूल कौन से भी आ गए बच्चों, नमक के या सॉल्ट के भी आ गए, नमक के या सॉल्ट के भी आ गए। तो अब क्या क्या चीजें हैं जो वेपर प्रेशर को गवर्न करेंगे। उन्होंने देखा वेपर प्रेशर यहाँ पे घट गया, क्या ऑब्जर्वेशन मीटर ने बताया, उन्होंने क्या मीटर में क्या देखा, उन्होंने वेपर प्रेशर 20 हो गया, 20 mmHg हो गया, ऐसा डाल रीड करा उन्होंने यहाँ पे, तो 20 mmHg रीडिंग आ रही थी। पानी में थोड़ा सा नमक डाल दिया, नमकीन पानी बना दिया। उन्होंने बोला यार वेपर प्रेशर क्यों कम हो गया, इसका रीजन देखूं तुम्हें, क्या ऐसा क्या हुआ जो जैसे वेपर प्रेशर कम हो गया। तो 2 चीजें उन्होंने सोची, क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल किस किस वजह से दो वेपर प्रेशर कम हुआ होगा, आप बताओ जो आप समझते हो। वेपर प्रेशर में ये जो कमी आई है किसकी वजह से हुई है, सरफेस पे सॉल्ट सॉल्यूट की वजह से। तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सरफेस एरिया, पर यूनिट कर देते तो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, इस वजह से पर यूनिट सरफेस एरिया ये कम हो गया। पर यूनिट सरफेस एरिया, पहले पूरे के पूरे मॉलिक्यूल पानी के थे, अब नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पर यूनिट सरफेस एरिया ये घट गए। क्यों घट गए, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स सॉल्ट के भी मॉलिक्यूल उसमें बीच बीच में आके बैठ गए, बीच सब दूर गए है ना, सब दूर बराबर गए। इट्स अ होमोजेनियस मिक्सचर, सरफेस पे जितने नमक के पार्टिकल हैं नीचे भी उतने ही, और सबसे नीचे भी उतने ही, पर वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट सरफेस ऑफ द लिक्विड, क्योंकि यहीं से इवोपोरेशन हो रहा है। इवोपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, पहले ये सरफेस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, इवोपोरेट होंगे। यहाँ पे जो बैठ गए उससे मतलब है, नीचे भी गए हैं सॉल्ट के पार्टिकल तो सब दूर गए, इतना क्लियर हो रहा है। तो अब ये सॉल्ट के पार्टिकल ने करा क्या, सॉल्ट के पार्टिकल ने बेसिकली करा क्या है, जो लॉन्चिंग साइट थी जहां से ये वाटर के मॉलिक्यूल आसानी से जा रहे थे, जहाँ पे सफेद पार्टिकल बैठा है कभी वहां पे वाटर का मॉलिक्यूल बैठा होता था, क्योंकि सांस भी कभी कभी थी, तब यहाँ पार्टिकल जो थे उसकी जगह में पहले पानी का मॉलिक्यूल हुआ करता था, पर अब वो है ही नहीं, उसकी जगह तो सॉल्ट आ गया। तो यहाँ पे कभी पानी के मॉलिक्यूल इवोपोरेशन की लॉन्चिंग वाली जगह थी, तो नंबर ऑफ लॉन्चिंग साइड जो पानी की थी वो कम हो गई, मतलब इफेक्टिवली यू कैन से सरफेस एरिया कम हो गया। सरफेस एरिया कम हो गया तो यहाँ पे मान लो पहले 1000 मॉलिक्यूल पहुंचे थे, तब जाके इतना प्रेशर आया था। कितना, टेम्परेचर तो सेम ही रखा है पूरे प्रोसेस में, टेम्परेचर नहीं बदला रहा, उसने 25 डिग्री चल रहा है टेम्परेचर वाला फैक्टर तो पहुंचे 1000 मॉलिक्यूल पहुंचते थे तब प्रेशर इतना आता था, सपोज कर लो 1 नंबर। तो अब 1000 मॉलिक्यूल पहुंच पाएंगे क्या, बताओ, नहीं
नहीं, क्योंकि क्या हुआ, सॉल्ट ने कुछ साइड्स ऑक्यूपाई कर ली, खुद भी नहीं जा रहा है ऊपर और उसको भी नहीं जाने देंगे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को। तो पहले नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया ज्यादा थे, अब कम हो गए। अब मोल फ्रैक्शन क्या क्या हो गया बताओ, सरफेस में मोल फ्रैक्शन या पूरा सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन? सरफेस पे अपन कंसर्न है, बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया होगा? तो नंबर ऑफ मोल्स इस सरफेस में निकालो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स में, अब टोटल मोल्स में सॉल्यूट का भी ऐड हो जाएगा, और सॉल्यूट का भी ऐड होने की वजह से मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। समझ में आई बात? Yes. मोल फ्रैक्शन 1 से कम हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन 1 से कम हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल घट जाएंगे। अब मान लो 900 मॉलिक्यूल ही पहुंचे या 800 मॉलिक्यूल ही पहुंचे पानी के। अब 800 मॉलिक्यूल या 900 मॉलिक्यूल पहुंचे सेम टेम्परेचर पे, सेम वॉल्यूम पे, कंटेनर के ऊपर अभी भी 50 ml की जगह थी, यहाँ पे भी 50 ml की जगह है, तो वॉल्यूम वाला फैक्टर तो दोनों के लिए सेम है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो टेम्परेचर दोनों बीकर के लिए 25 है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दोनों के लिए आरआर ही है, ठीक है ना, आरआर मूवी का नाम भी है, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम भी दोनों को सेम दे रखी है, 50 ml यहाँ पे ऑक्यूपाई करना है, 50 ml यहाँ पे, तो फिर सारी चीजें कांस्टेंट, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे 100 थे, यहाँ पे 1000 थे, और यहाँ पे 800 हो गए, तो यहाँ पे 800 होने की वजह से प्रेशर में क्या आएगा, कमी आ जाएगी। समझ में आ गई क्या बात सभी को? Yes. Yes. उसका रीजन सोच रहे थे वो यार। अब क्या है, देखो उन्होंने बोला यार कि एक बार नमक डाला, एक बार चीनी डाल के देखूं, तो पहले इसको नोटेशन दिया उन्होंने, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को नाम दिया आज से पी नॉट करके बोला, नॉट लगा दिया मतलब प्योर चीज है ना। और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर, अब ये सॉल्यूशन बन गया ना नमक का पानी, उसको पीएस बोला। तो उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन देखा कि खाली नमक डालने से ऐसा होता है, शुगर भी शुगर डाल के देखी एक बार, वरना मिर्ची डाल के देखी एक बार, हल्दी डाल कर देखा, मतलब जो भी डाल के देखना, सब पाउडर वाली चीजें डाल के देख लिया। तो फिर क्या बोलोगे कि हमेशा क्या पाया कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उससे हमेशा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम आता है। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके जितने भी सॉल्ट रखे थे उनके लेबोरेटरी में, नमक हल्दी नहीं डाला, वो सारे डिजोल्व होने वाले सॉल्ट को डाल के देखा, तो बोला वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमेशा सॉल्वेंट से कम आ रहा है, प्योर सॉल्वेंट से हमेशा कम आ रहा है। उसका एक रीजन तो ये दिया। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन ये था, क्या था? सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन मतलब, ध्यान से सुनना, अब ध्यान से अटेंशन चाहिए सभी लोग स्क्रीन पर देखेंगे। पहले यहाँ अभी यहाँ पे जो व्हाइट कलर के सॉल्ट के पार्टिकल बैठे हुए है ना, पहले यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल हुआ करता था, तो मान लो ये वाला ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, तो उसको खींचने वाला पानी का मॉलिक्यूल हुआ करता था पहले पुराने टाइम पे, पर अब उसको खींचने वाला सॉल्ट का पार्टिकल का मान लो क्लोराइड आयन है, तो पानी का मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा था तो इसने कस के खींच लिया, पहले से ज्यादा टाइटली फोर्स से खींच लिया, तो आप क्या इसको आसानी से ऊपर जाने देगा क्या? बोलो नहीं। अगर अट्रैक्टिव जो सॉल्यूट, नया सॉल्यूट पार्टिकल आके जो बैठ रहे हैं, अगर वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स रखते हो पहले वाले वाटर मॉलिक्यूल जो होते थे उसके कंपैरिजन में, तो उसको जाने से क्या कर लेंगे? रोक लेंगे। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितने मॉलिक्यूल वेपर में पहुंचेंगे वो दो बात पे डिपेंड करेगा। पहली बात तो तुमने बता दी, क्योंकि सरफेस एरिया कम हो गया तो कम पहुंचेंगे मॉलिक्यूल। दूसरा क्या है, उसके अलावा क्या है सरफेस एरिया के अलावा? सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, कि यहाँ पे अगर सॉल्यूट मॉलिक्यूल ऐसे आके बैठ गए या ज्यादा है नंबर में, है ना, सॉल्यूट के पार्टिकल बहुत ज्यादा डाल दिया आपने, तो वो क्या करेंगे बच्चों, अगर उनका इंटरेक्शन ज्यादा है तो उसको आने से रोकेंगे। या मान लो ऐसी चीज हो गई, दूसरी कंडीशन भी हो सकती है कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स उसको क्या बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, थोड़ा देखो न्यू नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल तो कम हो ही जाएंगे क्योंकि सरफेस एरिया कम हो गया, बट सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन भी एक बहुत बड़ा रोल क्या करता, प्ले करता। फिर उन्होंने बोला यार एक बार सॉल्ट ली तो उसके लिए मेरे को अलग बोलना पड़ेगा, एक बार अगर शुगर डाला तो उसके लिए मेरे को अलग वेपर प्रेशर बनाना पड़ेगा, मतलब एक कॉन्सेप्ट ही अलग हो जाएगा कि सॉल्ट और वाटर के लिए ये वेपर प्रेशर में ये फॉर्मूला आता है ना, शुगर और वाटर के लिए ये आता है, तो कॉपर सल्फेट और वाटर के लिए ये आता है, तो अलग अलग सॉल्यूट सॉल्वेंट के लिए अलग अलग फॉर्मूले या अलग अलग कोई ऐसा रूल बन जाएगा। तो फिर क्या करते हैं साइंटिस्ट लोग, लेट्स टॉक अबाउट द आइडियल कंडीशन। उन्होंने बोला है इस झमेले में पढ़ना ही नहीं, सारी चीजों को भूल जाओ, है ना, जैसे एयर रेजिस्टेंस नहीं पढ़ते, बोला एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं हमारे लिए, हम क्या मान के चलते हैं, आइडियल कंडीशन, राउट फ्लैश वैलिड फॉर आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या है? आइडियल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन दैट इज वेरी, पहली बात तो ये सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन को नेग्लेक्ट कर देंगे कि उनके बीच में, मतलब सॉल्यूट पुराने सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जैसा फोर्सेस थे
वैसे ही नए मॉलिक्यूल जो आ रहे हैं उनके बीच में भी सेम फोर्सेज हैं, सेम स्ट्रेंथ के फोर्सेज हैं। दूसरी चीज ये इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, ये वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इसका डाइल्यूशन बहुत ज्यादा है। डाइल्यूशन ज्यादा होने का मतलब क्या है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल क्या है, इक्का दुक्का है, तो उनका कोई असर ही नहीं आ रहा है। मतलब अगर मैं ऊपर से पी के भी देखूं तो इतना नमकीन लग ही नहीं रहा है, मेरे को सॉल्ट का टेस्ट ही नहीं रहा है। तो बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन होने की वजह से सॉल्ट के मॉलिक्यूल इक्का दुक्का है, अगर ये 10 लाख है तो ये 10-12 ही है, तो इस वजह से वो इंटरेक्शन को आप इग्नोर कर सकते हो, है ना। और फिर दूसरा उन्होंने बोला कि जो सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन है, जो पहले सॉल्वेंट सॉल्वेंट का हुआ करता था वैसे ही उनके बीच में इंटरेक्शन है, सेम फोर्स से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इस दो कॉम्बिनेशन से फिर उन्होंने नाम दिया कि ये आइडियल सॉल्यूशन पे डील कर रहे हैं। तो ये वाला फैक्टर हट गया फिर वेपर प्रेशर से, तो एक ही फैक्टर रह गया, वो कौन सा फैक्टर था, नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सरफेस एरिया। बस इस वेक्टर को लेके अब आपको अलग अलग पेयर के लिए अलग अलग फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं था कि शुगर और वाटर के लिए अलग, सॉल्ट और वाटर। अगर ये वाले फैक्टर को कंसीडर करते तो हर एक पेयर के लिए, हर एक सॉल्यूशन के लिए अलग अलग वेपर प्रेशर के फॉर्मूले बनते। बट ये वाला फैक्टर उन्होंने आइडियल सॉल्यूशन बोल के वो वाला फैक्टर को खत्म कर दिया। समझ में आ गई बात क्या? Yes, sir. यहाँ खाली फॉर्मूले नहीं बता रहे हैं, जेनेसिस कैसे हुआ, कैसा उनकी थिंकिंग कैसी थी, ये भी आपको समझाया जा रहा है। तो नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पर यूनिट सरफेस एरिया से फिर एक ही जैसा सबके लिए फॉर्मूला बनने लगा। और वो फॉर्मूला क्या है, इसकी कहानी बस अब फॉर्मूला वाला रह गया, कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया गया। फॉर्मूला बनाएंगे अपन, तो फॉर्मूला क्या होता है ना, ये फॉर्मूला बनेंगे अभी अपने पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन के बराबर आएगा। तो वो सारे फॉर्मूले अपन कल बस एक रिलेशनशिप में अभी भले ही लिख देता हूँ, वो पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ, आगे का आप डायरेक्ट खुद कर सकते हैं। अच्छा, ये पेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कितना कम होगा वो किस बात पे डिपेंड करता है, कितना ज्यादा होगा किस बात पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन क्या होगा, सॉल्वेंट का होगा। यहाँ पे सभी सुनो, वाला फॉर्म भी आएगा, बिल्कुल सही वाला फॉर्म भी आएगा। अभी यहाँ पे देखो तुम, हाँ उस तरह से भी बोल सकते हो, एक ही बात है, सॉल्यूट का ज्यादा होगा तो सॉल्वेंट का कम हो जाएगा। ध्यान से सुनो, अभी जितना ज्यादा तुम क्या कहते हैं, जितना कम तुम्हारे पास सॉल्यूट डाला, तुम जितना कम सॉल्यूट डाला मतलब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल उतने ज्यादा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल उतने ज्यादा मतलब उसका मोल फ्रैक्शन उतना ज्यादा, और उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। और उल्टा सोचो, सॉल्यूट आपने बहुत ज्यादा डाल दिया तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा बच्चों, 1 माइनस करके करते हो ना, वो कम हो जाएगा, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो PS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड दिस इज कॉल्ड एज राउल्ट लॉ। जितना ज्यादा यहाँ पे लॉन्चिंग साइड खत्म हो जाएंगे सॉल्यूट को डालने से, उतना मोल फ्रैक्शन इसका कम होगा, उतना वेपर प्रेशर इसका डिक्रीज हो जाएगा। दिस इज राउल्ट लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, राउल्ट लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसके आगे अपन कल डेरिवेशन करेंगे कि यहाँ पे कांस्टेंट जो आता है उसे पी नॉट बोलते हैं, पी नॉट है XA के बराबर हो जाएगा सॉल्यूशन का। फिर अपन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए पढ़ेंगे तो वहाँ पे 2 टर्म आ जाएंगे। फिर आगे अपन और न्यूमेरिकल करेंगे, यहाँ पे डाल्टन्स लॉ से यहाँ पे भी प्रेशर निकालेंगे, फिर न्यूमेरिकल पे आके फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट होंगी। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. इसको इतना रीड करके आना NCERT से और इन कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना। मैं अभी अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट प्लेसमेंट। इतनी आपने अच्छे से सुना इस चीज को। बहुत से एक बच्चा भाग गया, कौन? अच्छा, उनका नेट खत्म हो गया होगा ऐसा कुछ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जाने। चलो बच्चों, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir.